आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं। मैंने कहा था अगर किसी एटम के लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। और जब डोनेट करेगा तो उसमें क्या क्या बताओ, पॉजिटिव चार्ज। जब भी किसी एटम के लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे अगर आप सोडियम की बात करो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 8 1, लास्ट में 1 है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ, डोनेट करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन। और इसके कारण सोडियम पे क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 2 8 3, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, डोनेट करेगा। तो ये -3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तब जाकर के एल्यूमिनियम पे क्या आएगा बताओ, 3 पॉजिटिव चार्ज, राइट। अगर किसी के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा और इस पर कोई भी चार्ज नहीं आता है, राइट। अगर किसी के लास्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। और जब गेन करेगा तो उस पर क्या आएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज। अगर 5 6 7 है तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। अगर 5 है, अगर मेरे को ये जानना है कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आप 8 में से माइनस कर दो, 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1, डन। आगे मेरी बात समझ में। तो अगर आपके पास जैसे 15 है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आपके पास 15 है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो यह आ जाएगा आपका 2 8 5, राइट। लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना गेन करेगा, 8 - 5 3, इसलिए फास्फोरस पे 3 नेगेटिव चार्ज आएगा आपका, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट। अगर आप बात करो सल्फर की तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना आपके पास, 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6। अगर आप तो कितना गेन करेगा बताना एक बार, ये कितना गेन करेगा, 2, 8 - 6 2, राइट। तो इसलिए सल्फर पे क्या आएगा आपका, 2 नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत है किसी को? अगर आप बात करो क्लोरीन की, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, 17। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 8 7। इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर उसने ये कहा कि शो करो कि NaCl कैसे बनता है, ध्यान से सुनना, NaCl कैसे बनता है आयनिक कंपाउंड, इसका मेरे को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कि Z एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से, इसका एटॉमिक नंबर 11 है आपके पास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास 2 8 1। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो -1 इलेक्ट्रॉन, और तब इस पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ये वाली बातें क्लियर है, बोलो। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होगा बताना एक बार, 17। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो कितना आएगा बताओ, 2 8 7। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा ना। तो क्लोरीन में एक प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जब गेन करेगा तो +1 इलेक्ट्रॉन और जब लूज करेगा तो -1 इलेक्ट्रॉन, याद रखना। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाकर के क्लोरीन पे क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। ये चीज हमने शो कर दिया कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, राइट। अब इस चीज को इलेक्ट्रॉन की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके पास आप सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करा रहे हो, राइट। सोडियम के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। और सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को ट्रांसफर किया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। आ रही मेरी बात समझ में? तो अब सोडियम तो आपका एज इट इज ही रहेगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके पास में क्या आ जाएगा बताओ, Cl - Cl नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से आपका सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन होगी। आगे मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत है किसी को? मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना, सी एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 12, Z = 12। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 8 2।
लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट। तो मैग्नीशियम जब अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस मैग्नीशियम पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, राइट। इसके बाद अगर बात की जाए किसकी, क्लोरीन की, तो क्लोरीन के का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, 287। मतलब क्लोरीन क्या करेगा बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाकर के इस पे क्या बनेगा, Cl माइनस, राइट। ध्यान से सुनना। अब हमारे पास एक मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है हमारे पास, और इस मैग्नीशियम के पास सी, एक मैग्नीशियम है और इस मैग्नीशियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास 2 क्लोरीन है। ध्यान से देखना, एक क्लोरीन ये रहा और एक क्लोरीन ये रहा, Cl2 है ना आपके पास। तो अगर आप इसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। सिमिलरली इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, सही है। मैग्नीशियम इस वाले क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस वाले क्लोरीन को, और इस वाले क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ना, बताओ, तो इस मैग्नीशियम पे आ जाएगा आपका, इस मैग्नीशियम पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। क्लोरीन आपका जो Cl2 है, ध्यान से देखना, आपका जो Cl2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, तो इस पर आ जाएगा आपका 2 नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा बताओ, 2 नेगेटिव चार्ज। आ रही मेरी बात समझ में। इस प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो भाई। सिंगल मैग्नीशियम है ना हमारे पास, क्लोरीन 2 है हमारे पास, तो एक मैग्नीशियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 और 7, राइट। इस मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है, तो एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, और 2 क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, इसलिए क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत है, 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए Cl2 के ऊपर 2 माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, पक्का, रफ्तार से करो, कम ऑन एवरीबॉडी। कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, CaCl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप ये दिखाओगे कि कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, क्लोरीन कितना गेन कर सकता है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है आपके पास 20, तो ये आ जाएगा 2882, राइट। इसका मतलब कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, लूज करेगा, तो आ जाएगा कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, राइट। सिमिलरली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास, 17, Z इज इक्वल टू 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 287। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इस पर आ जाएगा आपका 1 नेगेटिव चार्ज, राइट। बट यहाँ पर आपके पास 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन है, ध्यान से सुनना। तो 1 कैल्शियम है आपके पास और 2 क्लोरीन है आपके पास, इस चीज़ को समझना अच्छे से। कैल्शियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा डिस्टेंस में बना रहा हूँ। क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। कैल्शियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर करेगा, तब जाकर के कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। इस प्रकार से कैल्शियम के ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, और एक 2 क्लोरीन है आपके पास, राइट। तो Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा बताओ, 2 नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से CaCl2 का स्ट्रक्चर बनेगा आपका। आगे मेरी बात समझ में, पक्का। अगेन ड्रॉ करो प्लीज एवरीबॉडी, कम ऑन। से कोवैलेंट कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। ध्यान से देखना, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। सबसे पहले कोवैलेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको नोबल गैस के बारे में मालूम होना चाहिए। कौन कौन सी नोबल गैस है बताना एक बार, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगेन, यही था ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। सुनना ध्यान से,
हर एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल गैस की प्रॉपर्टी को अचीव करना चाहता है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? हीलियम। तो हाइड्रोजन के मन में एक डिजायर है कि काश मैं हीलियम की तरह बन जाऊं। नियॉन के पास जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो वो ये चाहेगा कि मैं नियॉन की तरह बन जाऊं। समझ पा रहे हो? आर्गन के पास क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो वो सारे के सारे ये चाहेंगे कि मैं आर्गन की तरह बन जाऊं। जितने भी एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की प्रॉपर्टी को अचीव करना चाहता है, उसकी तरह बनना चाहता है, राइट। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा? हाइड्रोजन ये चाहेगा कि अगर हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए किसी भी तरीके से। समझ पा रहे हो? ठीक है भाई। जैसे सोडियम आपके पास, सोडियम किसकी तरह बनना चाहेगा बताओ? नियॉन की तरह। नियॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सोडियम भी बनना चाहेगा कि मेरे भी लास्ट वाले वैलेंस शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। मैग्नीशियम भी चाहेगा मेरे लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। क्लोरीन भी चाहेगा आर्गन की तरह बनना, 2, 8, 8। आर्गन के पास लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो क्लोरीन भी चाहेगा मेरे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। इस प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, राइट। और द केमिकल कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। यही था ना जिसकी वही सारी प्रॉपर्टी थी। कोवैलेंट कंपाउंड लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होता है। फ्यू ऑफ देम आर सॉलिड्स। कोवैलेंट कंपाउंड आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर एक्सेप्ट ग्लूकोज, sugar, urea. Covalent compound do not conduct electricity because of the absence of ions or charge. Covalent compound are soluble in organic solvent like alcohol, ether, acetone. And covalent compounds have very low melting or boiling point. जिसके वही 3 कारण थे, because they are made up of covalent bond. There is no any strong electrostatic force of attraction between the bonds, and that's why only few amount of heat energy is required to break this force of attraction. यही था ना, these were the reasons to be covalent compound, right? कोई दिक्कत है किसी को? सुनना ध्यान से। कैसे शो करेंगे? जैसे मान लो मैं H2O की बात कर रहा हूँ, H2O की बात कर रहा हूँ, मेरे को इसका स्ट्रक्चर शो करना है। प्रैक्टिकली पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। अगर आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली 1 ही तो होगा, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। ऑक्सीजन की अगर आप बात करो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा? 2, 6, राइट। H2O में O सिंगल है, हाइड्रोजन डबल है, राइट। O को आप सेंटर पे लिखोगे और हाइड्रोजन को आप दोनों साइड लिखोगे। इतनी बातें क्लियर है? अब हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के लास्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के लास्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, लास्ट में 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इतनी बातें क्लियर है? डन। अब देखना, ये हाइड्रोजन का है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा, बिकॉज हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो हाइड्रोजन की डिजायर ये होगी कि मैं इससे 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लूँ? शेयर कर लूँ। तो हाइड्रोजन जब इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन को भी तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, ऑक्सीजन को भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो देखो ध्यान से, इसके पास 6 पहले से थे ना, बोलो। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इस दोनों हाइड्रोजन से शेयर करता है तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन के पास 6 पहले से थे और 1 इलेक्ट्रॉन इन दोनों से क्या करेगा? शेयर करेगा। तो इस प्रकार से H2O का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होगा। डन। एक और ध्यान से सुनो, जैसे मैं बात कर रहा हूं किसकी? CH4 का। मीथेन गैस के नाम से जानते हैं CH4 को, मीथेन गैस के नाम से। अगर आप इसका स्ट्रक्चर शो करते हो, एक कार्बन है आपके पास, 4 हाइड्रोजन है आपके पास, 1, 2, 3 और 4। हर हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, हर हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1, थोड़ा सा गैप देके और बना रहा हूं, 1, 1, 1 और 1, राइट। कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 है, 2, 4।
अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो 2,4 लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। इतनी बात समझ में आ गई। फिर वही कहानी, हर हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने और हर कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना है। क्या टारगेट होगा ध्यान से देख लो, ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, राइट। अगर ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अगेन शेयर करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। सिमिलरली ये एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और सिमिलरली ये एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, राइट। लेकिन कार्बन को अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना है ना, तो क्या हो जाएगा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 तो इसके पास पहले से थे। अगर ये चारों हाइड्रोजन से शेयर करता है 1-1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के भी पूरे हो जाएंगे। और इस प्रकार से स्ट्रक्चर पूरा होगा किसका बताओ, CH4 का। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4। ये वाली बात समझ में आई, बोलो कोई दिक्कत है किसी को। अगर आप C2H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपके पास 2 कार्बन है, ध्यान से देखना, आपके पास 2 कार्बन है और आपके पास 6 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 और 6, राइट। अच्छा, हर हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 1 1 और 1 1 और 1, राइट। हर कार्बन के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है, हर कार्बन के पास, तो 1 2 3 4। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 और 4। इतनी बातें क्लियर है, बोलो पक्का, सुनना ध्यान से। तो भाई ये हाइड्रोजन अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, सही है। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 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 और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, राइट। कार्बन को अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स भी तो पूरा करना है, देखो ध्यान से, 2 4 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, ध्यान से देखना। तो कार्बन इस प्रकार से अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करेगा। इस वाले कार्बन को भी तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 4 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन्स ये वाला कार्बन भी आपका पूरा करेगा। वो आप ध्यान से बनाओगे तो स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बनेगा। आगे मेरी बात समझ में, बोलो सी एवरीबडी। अगर C3H8 का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है तो ध्यान से देखना। सी, आपके पास 3 कार्बन है, आपके पास 3 कार्बन है, 1 2 3, राइट। 8 हाइड्रोजन है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और हर कार्बन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, हर हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, सही है भाई। और हर कार्बन के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इतनी बातें क्लियर है। अब हर हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो हर हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, ध्यान से देख लो, हर हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, राइट। और हर कार्बन को 8-8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने, तो देख लो 2 4 6 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके कार्बन के पूरे हो जाएंगे। इस वाले कार्बन के 2 4 6 8, ध्यान से देखना, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, 2 4 6 8। इस वाले कार्बन के भी 2 4 6 और 8, इस प्रकार से इस वाले हाइड्रोजन कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, प्रॉपर गैप देके अगर आप बनाते हो तो। ओके डन एवरीबॉडी। अगर आप C4H10 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, ध्यान से सुनना, 4 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 और 4, और 8 हाइड्रोजन है हमारे पास, 10 सॉरी, तो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, राइट। हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट। हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये थोड़ा सा नीचे हो गया। इसके पास भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। हर हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने आपके, तो ध्यान से देखो, ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 पूरा करेगा। चल भाई निकल ले यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके हर हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। हर कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान से देख लो। इस वाले के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है भाई? कोई दिक्कत है किसी को बता दो, पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्लीज मेक इट क्विकली। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को समझने के लिए आपको बेसिक टर्म्स कुछ मालूम होना चाहिए, और जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको बातें याद हो तो हमने पढ़ा था मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स, उसके बाद हमने पढ़ा था ओर्स के बारे में, हमने पढ़ा था गैंग्यू के बारे में, राइट। और गैंग्यू को ही मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन, और एक था आपका रिफाइनिंग, रिफाइनिंग। ध्यान से समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल्स? अर्थ के अंदर का वो नेचुरल मटेरियल जिसके अंदर मेटल्स और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, फाउंड होते हैं, उसे क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, राइट। द नेचुरल मटेरियल्स इन विच मेटल्स एंड इट्स कंपोनेंट्स आर फाउंड इज कॉल्ड मिनरल्स, राइट। डन। मिनरल्स का मतलब दी नेचुरल मटेरियल्स इन विच मेटल्स एंड इट कंपोनेंट्स आर फाउंड इज कॉल्ड मिनरल्स। डन। ओर्स के मतलब, ओर्स का मीनिंग था आपका कि ओर्स इज द पार्ट ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का वो पार्ट जिसके अंदर मेटल्स और कंपोनेंट पाए जाते हैं, और आप उसे इजिली एक्सट्रैक्ट करते हो कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली, आसानी से और अपने फायदे के लिए। मिनरल्स का वो पार्ट जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली, those minerals from which metals can be extracted profitably or conveniently is called ores, right। जैसे सोडियम के ओर्स का नाम क्या है, रॉक सॉल्ट। एल्यूमिनियम के ओर का नाम है आपका बॉक्साइट। आयरन के ओर का नाम है हेमेटाइट। कॉपर के 2 ओर्स होते हैं, क्यूपराइट और कॉपर ग्लैंस। मैग्नीज के ओर्स का नाम है पाइरोल्यूसाइट। जिंक के 2 ओर्स होते हैं, एक होता है कैलामाइन और एक होता है जिंक ब्लेंडे। मरकरी के ओर्स का नाम है सिनेबार। और ये सारी बातें आप ऑलमोस्ट जियो में भी पढ़ोगे, ओके। तो ध्यान से सुनना, ओर्स मिनरल्स का पार्ट होता है जिसमें से मेटल्स को आप एक्सट्रैक्ट करोगे प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली। दूसरी बात, गैंग्यू, जब ओर्स में से मेटल्स को निकाला जाता है तो ओर्स के साथ बहुत सारी अनवांटेड इम्प्यूरिटीज होती है, लाइक अर्दी पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, रॉकी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइका, ईटीसी। ये जो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज है, इस अनवांटेड इम्प्यूरिटीज को क्या कहते हैं बताओ, गैंग्यू और मैट्रिक्स कहते हैं। The ores mined from the earth usually contaminated unwanted impurities, right? The unwanted impurities like earthy particles, mica, soil particles, rocky particles, limestone, etc. present in an ore are called gangue or matrix. Okay? Extractions का मतलब था जिस प्रोसेस से मेटल्स को ओर्स से अलग किया जाता है, जिस प्रोसेस से मेटल्स को ओर्स में से निकाला जाता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स, ओर्स में से मेटल्स को निकालने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शंस। डन।
रिफाइनिंग का मतलब है इम्प्योर मेटल को जिस प्रोसेस से आप प्यूरिफाई करते हो, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द इम्प्योर मेटल, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शंस के। एक्सट्रैक्शंस के 3 स्टेप्स से आप कह सकते हो। आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स का मतलब जब ओर्स को मिनरल्स में से निकाला जाता है तो उसके अंदर जो मोटी मोटी इम्प्यूरिटीज़ होती है, पत्थर लाइक या मिट्टी के बड़े पार्टिकल्स, तो उसे फिजिकल प्रोसेस से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। हाथ से हटा दिया, किसी चीज़ के हेल्प से हटा दिया, तब वो जो ओर्स होता है उसका नाम होता है कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स, राइट। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स है आपके, ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स आपके 3 फॉर्म्स में पाए जाएंगे। एक होगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, राइट। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में पाए जाते हैं, राइट, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तीसरा आपका कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स। 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है पूरे कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स को, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और लो रिएक्टिव मेटल्स। अब आपको यहाँ से एक बात याद रखनी है, अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स मोस्टली 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। या तो इसके जो मेटल्स होंगे वो मॉल्टेन ऑक्साइड्स के फॉर्म में होंगे, या ये मॉल्टेन क्लोराइड्स के फॉर्म में होंगे। 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स के एलिमेंट, या तो मॉल्टेन ऑक्साइड्स के फॉर्म में या मॉल्टेन क्लोराइड्स के फॉर्म में। और जब आप एक्सट्रैक्शन करोगे ना तो इसमें मेथड लगेगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा सिंपली क्या, प्योर मेटल मिल जाएगा। इतनी बातें याद रखनी है, बाकी डिटेल्स में हम 1 बाय 1 करने वाले। इतनी बातें आपको याद होना चाहिए कि जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स है 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, मॉल्टेन ऑक्साइड्स के फॉर्म में और मॉल्टेन क्लोराइड्स के फॉर्म में। और जब आप इसका एक्सट्रैक्शन करोगे तो उस मेथड्स का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड, इट्स मीन डेट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इसे इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। आप क्या करने वाले हो, इसमें इलेक्ट्रोड्स का यूज करोगे, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा डायरेक्टली, राइट। जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ये 2 ओर्स में पाए जाते हैं। एक होता है आपका कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, और एक होता है आपका सल्फाइड ओर्स। 2 ओर्स में पाए जाते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड, राइट। उसके बाद इस कार्बोनेट और सल्फाइड से डायरेक्टली आप मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, आप इस वाले ओर्स को मेटल ऑक्साइड में चेंज करोगे। तो यहाँ पे केमिकल प्रोसेस यूज होता है जिसे हम जानते हैं कैल्सिनेशन के नाम से। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो आप लगाओगे कार्बोनेट ओर्स में। सल्फाइड में लगेगा आपका रोस्टिंग। इसमें अगर आप रोस्टिंग का केमिकल प्रोसेस लगाओगे तो आपको मेटल ऑक्साइड मिलने वाला है। कैल्सिनेशन रोस्टिंग जैसे ही अप्लाई करोगे आपको यहाँ पे मिलेगा मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड। और इस मेटल ऑक्साइड से मेटल्स को आप रिमूव करने के लिए मेथड यहाँ पे लगाओगे रिडक्शन, और ये आप केमिकल रिएक्शन में पढ़ चुके हो, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन के लिए आपको कुछ एलिमेंट चाहिए, तो मोस्टली कार्बन का यूज करते हैं, सोडियम का यूज करते हैं, कैल्शियम का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन को इजिली रिमूव कर देता है। अब जब आप मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन का प्रोसेस यूज करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा आपका इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल मिलने वाला आपको। और जब इम्प्योर मेटल की अगेन यहाँ पे रिफाइनिंग करोगे, जब आप रिफाइनिंग करोगे ना तो आपको मिलेगा यहाँ पे प्योर मेटल, तब जा करके आपको मिलेगा प्योर मेटल। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल थोड़ा सा लेंदी है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स 2 ओर्स में पाए जाते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड। एक बात याद रखना, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट,
सी से कैल्सिनेशन, राइट। और यहाँ पे सल्फाइड और यहाँ पर रोस्टिंग। कैल्सिनेशन याद रहेगा तो आप रोस्टिंग याद रखो, लेकिन एक बात याद रखना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों प्रोसेस में हम ओर्स को बहुत स्ट्रांगली हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट। लेकिन जो सीसी वाला है ना, इसमें एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ O2, यहाँ पे O2 इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ O2 आप कह सकते हो। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, कैल्सिनेशन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। Calcination is the chemical process in which carbonate ore is strongly heated in the absence of air to convert into metal oxide, right? But roasting is the chemical process in which sulfide ore is strongly heated in the presence of air to convert into metal oxide. बेटा strongly heat तो करना ही है, right? CC वाले में absence of air होगा और इसमें क्या होगा बताओ, presence of air होगा। तो simply define कर सकते हो, Calcination is the chemical process in which carbonate ore is strongly heated in the presence of air to convert into metal oxide. Roasting is the chemical process in which sulfide ore is strongly heated in the presence of air to convert into metal oxide. Got it? मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब हम करने वाले इसका रिडक्शन। जब आप रिडक्शन करोगे बाय यूजिंग कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, तो आपको मिलेगा इम्प्योर मेटल। जब इम्प्योर मेटल मिलेगा तो उसकी करेंगे प्यूरिफाइंग। जब आप प्यूरिफाइंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्योर मेटल्स। और इस पूरे को हम आने वाले इसमें अगली वाली जो भी सेशंस होंगे उसमें कंप्लीट तरीके से करने वाले हैं, राइट। उसके बाद आपका कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स ऑफ जो लो रिएक्टिव मेटल्स होता है, ये मोस्टली पाया जाता है सल्फाइड ओर्स में। किसमें पाया जाता है बताओ, राइट। और जब सल्फाइड है तो इसमें क्या लगेगा बताओ, रोस्टिंग। जब सल्फाइड है तो आप इसमें लगाने वाले हो रोस्टिंग, और जब आप रोस्टिंग लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा बताओ, मेटल ऑक्साइड। अब जो मेटल ऑक्साइड है आपका, ये लो रिएक्टिव मेटल के जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वीकली अटैच होते हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है एज कम्पेयर टू मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, राइट। तो अगर आप इसे नॉर्मली हीट अलोन करोगे ना, हाई टेम्परेचर पे अगर आप हीट करोगे तो आपके मेटल्स अलग हो जाएंगे और ऑक्साइड्स अलग हो जाएंगे, राइट। तो जब आप इसे हीट करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा इम्प्योर मेटल, आपको यहाँ पे मिल जाएगा इम्प्योर मेटल। और फिर जब आप इसकी करोगे रिफाइनिंग, जब आप इसकी रिफाइनिंग करोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा बताओ, प्योर मेटल मिल जाएगा। यहाँ से आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये वाली टेबल सबको समझ में आ गई, ध्यान से सुनना। ये सारी की सारी बातें टिप्स पे याद होनी चाहिए। अगर आपको याद हो गया तो बहुत ईजिली हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को डन कर लेंगे, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स जो होते हैं आपके, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, इसमें जो मेटल्स होंगे वो आपके मोल्टेन ऑक्साइड्स या मोल्टेन क्लोराइड्स के फॉर्म में होंगे। इसमें जो मेथड्स आप लगाने वाले हो डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। जब आप लगाओगे तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, राइट। प्रॉपर स्टेप आप देखोगे जब हम एक्सट्रैक्शन का टॉपिक करेंगे तो स्टेप वाइज। कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, एक होता है आपका कार्बोनेट और एक होता है आपका सल्फाइड। मैंने कहा था सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, राइट। स्ट्रांगली हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा। और इसमें क्या लगेगा, रोस्टिंग में स्ट्रांगली हीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर तो मिलेगा आपको मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड मिलेगा तो क्या करेंगे, इसका रिडक्शन। जब रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल का आप क्या करोगे, रिफाइनिंग, तो मिलेगा आपको प्योर मेटल। डन एवरीबॉडी। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स एक ओर्स में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सल्फाइड। और सल्फाइड में क्या लगाओगे बताओ, रोस्टिंग, तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। जो लो रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं बहुत वीकली अटैच होते हैं, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो बाय हीटिंग एट स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर। जैसे मरकरी सल्फाइड को अगर आप 300 डिग्री सी पर हीट करोगे तो मरकरी ऑक्साइड को, तो मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्साइड्स अलग हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, राइट। तो जब हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो आपको इम्प्योर मेटल मिलेगा, रिफाइनिंग करोगे तो आपको प्योर मेटल मिलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, टेल मी एवरीबॉडी। कोई डाउट है किसी को? चलिए ओके, मेक द टेबल नाउ।